डिप्टी एसपी के तबादले किए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां ये बदलाव किए गए हैं। 8 डिप्टी एसपी के तबादले किए गए हैं। तो डिप्टी एसपी बदले गए हैं 8 पुलिस मुख्यालय से। इस वक्त ये बड़ी खबर, हालांकि लगातार फेरबदल किया जा रहा है, ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जिम्मेदारियों को भी बदला जा रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस मुख्यालय से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां 8 डिप्टी एसपी के तबादले किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। प्रदेश के मुखिया की उदारता और संवेदनशीलता किसी से छिपी नहीं। आमजन के लिए वक्त वक्त पर नई योजनाओं के जरिए मुख्यमंत्री गहलोत सौगातें देते रहते हैं। वहीं अब इसी बीच सीएम ने घर की महिला मुखिया के लिए मोबाइल फोन वितरित करने के अभियान का आगाज कर दिया है, वो भी इंटरनेट के साथ। इसके बाद अब महिलाएं सरकारी योजनाओं से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है, इसको मोबाइल के जरिए देख पाएंगे। इसके अलावा सीएम ने घरेलू बिजली बिलों से फ्यूल चार्ज भी हटा दिया है, जिसके बाद अब आम जन को और सस्ती बिजली मिलेगी। वहीं इन सबके इतर अब चुनाव भी सामने है, लिहाजा हर वर्ग को साधने का हुनर रखने वाले मुख्यमंत्री की ये योजनाएं चुनाव के लिहाज से कितनी गेम चेंजर साबित होंगी, बात आज इसी अहम मुद्दे। कि नेता बोलते हैं रेवड़ियां बढ़ रही है, रेवड़ी है ये महिलाओं का सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हैं, विषय विशेषज्ञ अमित मल्होत्रा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, और साथ ही गृहिणी ममता शेखावत जी भी चर्चा में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। ज्योति जी, आपसे शुरुआत करते हैं। स्मार्टफोन योजना के तहत महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित की गई है। वक्त वक्त पर योजनाएं लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाते हैं प्रदेश की जनता के लिए, लेकिन इस बार जो प्राथमिकता दी गई है वो महिलाओं को। किस तरह से ये उपयोगी महिलाओं के लिए रहेगा, किस तरह से इससे महिलाएं सशक्त बनेंगी, और सबसे खास बात ये कि चुनावी साल है और इसे रेवड़ियां नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विपक्ष यही सवाल उठाता है। देखिए श्वेता जी, मैं कहूँगी ये कांग्रेस सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, और ये साबित करती है कि महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कितना संवेदनशील हैं और कितना सोचते हैं उनके बारे में। देखिए श्वेता, जब हम आम परिवारों की बात करते हैं तो जब फ़ोन लेने की बारी आती है तो महिला सबसे पहले, जैसे हम यूँ कहें कि पति का फ़ोन आ जाता है, फिर बच्चों को पढ़ाई के लिए फ़ोन चाहिए तो उनके पास स्मार्टफोन आ जाता है। लेकिन महिलाओं के पास जो फ़ोन है वो घर में सबसे आखिर में आता है या नहीं आता है। ऐसे में जो महिलाएं जो हैं वो इंटरनेट के माध्यम से स्मार्टफोन को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को जो आसान बना सकती हैं, सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ सकती हैं। आजकल हम सब देखते हैं बैंकिंग ऑनलाइन हो गई है, बिल जमा करवाने का काम ऑनलाइन हो जाता है, और बहुत सारी तो हम यूँ कहें कि महिलाओं के लिए शॉपिंग भी है, वो भी ऑनलाइन हो जाती है। घर का कुछ ज़रूरी सामान मंगवाना हो वो ऑनलाइन हो जाता है। तो एक महिलाओं के लिए एक बहुत सुविधाजनक बात हो जाती है। इसके साथ शिक्षा और हम यूँ कहें नॉलेज जो गेन करना चाहती हैं, वो जानकारियाँ चाहती हैं कि विश्व में क्या हो रहा है, वो सब पाना बहुत आसान हो जाता है। वो उससे यूँ कहें अपडेटेड रहती हैं तो परिवार में भी किसी भी बातचीत में वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंटली प्रस्तुत कर सकती हैं। उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सब तैयारियां बहुत काम में आ सकती हैं। तो ये एक ऐसी योजना है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कहूंगी कि एक बहुत अच्छी योजना है। और देखिए, जहां तक रेवड़ियां बांटने की बात श्वेता आपने की, तो बीजेपी को तो हर योजना रेवड़ी बांटना लगता है। जहां जनता को लाभ हो रहा हो वो रेवड़ी बांटना हो जाता है। अरे भाई, आज अगर हम चिकित्सा बीमा योजना देखते हैं, लाभ मिल रहा है, लोगों को इलाज फ्री मिल रहा है, तो रेवड़ी कैसे हुई? वो लोगों को लाभ मिल रहा है, राहत मिल रही है। इसी तरीके से इस योजना से महिलाओं को लाभ मिलेगा, उन्हें राहत मिलेगी, उनके बहुत से काम सुगम हो सकेंगे, बहुत आसानी से हो सकेंगे, और महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश है, इस लिहाज से ये बनाया गया है। कदम मिलाकर के आगे बढ़ सकेंगे। चलिए, हमारे साथ क्योंकि गृहिणी भी मौजूद है ममता शेखावत जी। ममता जी, एक महिला होने के नाते, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां महिलाओं पर होती हैं, और कई बार देखा जाता है कि घर परिवार भी कहते हैं कि तुम फोन का क्या करोगी, तुम्हारे किस काम आएगा। लेकिन सशक्त बनाने की जो मुहिम या फिर जो जिस योजना के तहत इसे लाया गया है, क्या आप मानती हैं कि वो गेम चेंजर साबित होगा? सरकार की अहम भूमिका इस पर रहेगी या फिर जनता पर ये प्रभाव डालेगी?
महिलाओं पर खास तौर से? जी एक्चुअली ये जो भी इनिशिएटिव लिया गया है इट्स एक्सीलेंट, बट मेरा एक कंसर्न है कि थोड़ा लेट है। अब चुनाव आने ही वाले हैं, कुछ ही महीने बाकी हैं, तो ये थोड़ा लेट है। लेकिन आज जो पहल की गई है या जो महिलाओं के लिए सोचा गया है, ये बहुत अच्छी सोच है। पर अगर यही चीज अगर हम कुछ टाइम पहले कर चुके होते तो आई थिंक उससे ज्यादा महिलाओं को, बच्चियों को बेनिफिट होते। दूसरी चीज है कि महिलाएं अगर मोबाइल फोन उन्हें मिल रहा है, इंटरनेट के साथ मिल रहा है, तो आई थिंक वो हर क्षेत्र में, वो एक महिला अगर गृहिणी जो कि घर पर रहती है या अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड हैं या अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं रख पाती है, तो एक तो ये है कि वो कनेक्टेड रहेंगी। दूसरा, घर में छोटे मोटे जो भी काम है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। जैसे कि अभी ज्योति जी ने भी बताया कि जो भी बिजली का बिल है, पानी का बिल है या ऑनलाइन शॉपिंग ही ले लीजिए, तो ये उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है और एक उनमें एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्मार्टफोन है और गूगल के जरिए, मैं गृहिणी हूँ और मैं कई बार जैसे कि गूगल या यूट्यूब के जरिए कुछ अच्छी डिशेस बनाती हूँ, तो ये एक छोटी सी चीज़ है, बट हाँ ये एक मन को खुशी भी देती है। तो हर एरिया में महिलाएं काफी अच्छा फील करेंगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिवार के प्रति वो अधिक समय दे पाएंगी। जिन चीजों के लिए वो औरों पर डिपेंडेंट रहती थी कि आप बिजली का बिल भर दीजिए या और भी कोई बच्चों के लिए वो परेशान होती थी, महिला तो आत्मविश्वास के साथ जानकारी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, हर चीज उनके स्मार्टफोन में उन्हें मिल भी जाएगा। रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। रामलाल जी, बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता है जो भी योजनाएं आती है कि रेवड़ियां बांटी जा रही है, गेम चेंजर क्या ये साबित होगा? क्योंकि एक और अगर आपके लैंग्वेज में कहे कि रेवड़ियां बांटी गई है, यहाँ पर स्मार्टफोन दिए गए हैं, लेकिन सीधे तौर पर सीएम कहते हैं कि ये रेवड़ियां नहीं है, महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश है सरकार की तरफ से और महिलाएं खुश भी हैं इससे। बीजेपी किस तरह से देखती है इसे? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आवश्यकता आविष्कार की गणनी होती है, और जिनको मोबाइल की आवश्यकता थी या जिनको मोबाइल की आवश्यकता है या जिनको मोबाइल की आवश्यकता रहेगी, वो अपनी व्यवस्था ही करके चलते हैं। आज भी राजस्थान के अंदर जिनको मोबाइल की आवश्यकता थी, उनके घर के अंदर पहले से मोबाइल मौजूद है। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा श्वेता जी, यदि मुख्यमंत्री जी की मंशा अगर आत्मनिर्भर करने की है, यदि मुख्यमंत्री जी की मंशा महिलाओं को सशक्त करने की है, तो मुख्यमंत्री जी इन बीते 4 महीने बचे हैं सरकार के, इन 4 महीनों में सशक्त करने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई? आपको शुरुआत के अंदर इन योजनाओं को लॉन्च करना चाहिए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के आधार के ऊपर। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए कर्जा लेके और आप इस तरीके से वेलफेयर के काम करो, तो कम से कम एक दिन वो जरूर आएगा जिस समय दिवालिया घोषित होने की स्थिति आ जाती है। तो कम से कम स्टेट की आर्थिक स्थिति को भी मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की वेलफेयर की योजनाएं धरातल के ऊपर उतारने की मंशा रखनी चाहिए। और दूसरी बात कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, ठीक है, आप मोबाइल महिलाओं को देकर सशक्त बनाने की आप जरूरत महसूस कर रहे थे और उनको सशक्त बनाने की तरफ आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन क्या उन मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हुई है, आप उनको न्याय दे पाओगे? क्या आप उन मासूम बच्चों के साथ दुराचार किया गया, आप उनको न्याय दे पाओगे? आज अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उनका तो क्या? सरकार तो कह रही है कि आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध सरकार है। हालांकि कितना कोशिश की जाती है, कितना इंप्लीमेंट किया जाता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर फ्यूल सरचार्ज माफ करने की बात हो, ये भी तो एक अहम घोषणा है। समझ ही नहीं आया कि रामलाल जी, ये भी एक अहम घोषणा है। बिजली को लेकर लगातार आप लोग सवाल उठाते रहे, लेकिन इससे भी तो राहत आमजन को मिलेगी। देखिए श्वेता जी, 2008 से लेकर 2013 तक अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान के थे। 1998 से लेकर 2003 तक मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी थे। तभी इस विभाग का प्राइवेटाइजेशन करने का काम इन्होंने किया, कंपनी बनाने का काम किया। 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 75,000 करोड़ रुपए उदय योजना से इन कंपनियों को भरपाई करने का काम किया, और आज इन कंपनियों का गाठा 1 लाख करोड़ से अधिक का पहुंच गया। क्या मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे कि इस घाटे की भरपाई कहां से होगी? क्या मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे कि आपने ये 4 महीने चुनावों को देखते हुए तो फ्यूल चार्ज माफ कर दिया? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो भी घोषणाएं हैं सिर्फ चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है, लोक लुभावन योजनाएं हैं, ये आम जन को राहत देने के साथ वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश है। ये कहां से आप भरपाई करने का काम करोगे? चलिए ठीक है, क्योंकि अमित मल्होत्रा जी भी हमारे साथ हैं, विषय विशेषज्ञ हैं। अमित जी, इसे लेकर जरूर समझना चाहेंगे। सबसे अहम बात तो ये, बिल्कुल ज्योति जी इस पर रिएक्शन आपसे लेंगे, क्योंकि एक और मेहमान हमारे साथ हैं, अमित मल्होत्रा जी, विषय विशेषज्ञ हैं। बिजली को लेकर जिस तरह से कहा जाता है राहत देने की कोशिश थी, जब 100 यूनिट माफ की गई, लेकिन इसके बावजूद लोगों की शिकायत की पहले ज्यादा आराम था, लेकिन इसके बावजूद बिजली के बिल में करंट दौड़ रहा है। अब इस राहत को कैसे देखा जाए जो फ्यूल सरचार्ज माफ करने की घोषणा की है सीएम ने?
जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा श्वेता जी कि आज यदि सालाना हम देखें तो हम 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए हम फ्यूल सरचार्ज के पेटे जनता से वसूलते हैं, जिसमें जो आज पिछले साल के आंकड़े हैं तो हम किसानों से 1,601 करोड़ 850 करोड़ रुपए सालाना हम डोमेस्टिक से वसूलते हैं, एनडीएस से लगभग 300 करोड़ वसूलते हैं, इंडस्ट्रीज से 1200 करोड़ वसूलते हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, और अदर कैटेगरी से 250 करोड़। मतलब मोटा मोटा यदि देखा जाए तो 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए हमको फ्यूल सरचार्ज के पेटे हमको वसूली मिलती है। अब सबसे पहली बात तो है कि हम फ्यूल सरचार्ज लेते क्यों हैं। देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुन के आती है, बार बार वो जनता को ये चेहरा नहीं दिखाना चाहती है कि साहब हमको बिजली की दरें बढ़ानी है, तो एक बैकडोर एंट्री लेके आए कि साहब कोयला जो है वो हमको महंगी दरों पे मिलता है, उसकी वजह से हमें फ्यूल सरचार्ज बढ़ाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि फ्यूल सरचार्ज माफ करने की बात क्यों आई। आज जब भी हमको बिजली की दरें बढ़ानी पड़ी है तो सब जगह आंदोलन होते हैं, तो बैकडोर से जब इन्होंने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया तो हमारे सब डिवीजनों में जहां पर लेखा शाखा मेंटेन होती है, सबके बिल जारी किए जाते हैं, वहां पर लाइनें लग गई कि साहब ये फ्यूल सरचार्ज कहां से आ गया। बिजली की आपकी रेट तो 5 रुपए 10 रुपए, फिर हमारा बिल इससे ज्यादा क्यों आ गया। तो जब जनता की ग्रीवेंस बढ़ी, उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि साहब इनको ये माफी मिलनी चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो भी विपक्ष में रहता है उनको भी धन्यवाद है कि उन्होंने जनता की आवाज उठाई। इसी वजह से सरकार को यह निर्णय करना पड़ा, और धन्यवाद सरकार का कि उन्होंने जनता की और विपक्ष की भी बात सुनी कि उन्होंने उनको माफी दी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज आपने विशेषज्ञ के रूप में बुलाया, धन्यवाद आपका। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिजली कंपनियों में, जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने बताया, रामलाल जी ने, कि सरकार का जो वित्त प्रबंधन है वो इतना मजबूत नहीं है। आज हमारी बिजली कंपनियों का, मैं खुद बिजली कंपनी से बिलोंग करता हूं, 1 लाख करोड़ का घाटा है हमारा। आज यदि सरकार इस फ्यूल सरचार्ज को सीधे उपभोक्ता के खाते में डालती है तब तो कोई फायदा है। यदि हमारी बात देखी जाए, आज 250 करोड़ 2,500 करोड़ का इंप्लीकेशन आएगा। अब हमारे पास पैसा तो है नहीं बिजली कंपनियों के पास में। पिछले अभी 10 दिन पहले ही इंपोर्टेड कोयला जो खरीदने पर रोक लगी हुई थी वो भी सरकार ने हटा दी। अब हमारे ऊपर जब ये 250 करोड़ रुपए का बर्डन आएगा तो हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए लोन लेना पड़ेगा। कम से कम हमें 14% से कम पे लोन नहीं मिलेगा। अब जब सरकार के पास में पैसा नहीं है तो एक 50 करोड़ 100 करोड़ का अतिरिक्त भार बिजली कंपनियों के ऊपर क्यों डाला जा रहा है। ठीक है, मैं इस बात की बहुत ज्यादा सराहना करता हूं कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की। इसके लिए भी तो कोई रास्ता निकाला गया होगा। नहीं, सरकार ये भी तो देख रही होगी कि हमारे खजाने में है क्या और हम क्या कितना दे सकते हैं। श्वेता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले जब माननीय गहलोत साहब ने 50 यूनिट फ्री की थी, फिर 100 यूनिट की, फिर 200 यूनिट की, तब भी पहली बार आदेश यही निकाला था कि हम सीधे जनता के उपभोक्ताओं के खाते में डालेंगे कैश बेनिफिट। लेकिन जो वित्त विभाग में अधिकारी बैठे हैं उनको मालूम है कि उनके पास में पैसा नहीं है, या जो भी उनका वित्तीय प्रबंधन का नजरिया हो। अच्छा, एक और शिकायत, क्योंकि आप इसी से जुड़े हुए हैं, वो इसलिए भी ये शिकायत बार बार आई है इस घोषणा के बाद कि 100 यूनिट फ्री, लोगों के घरों के जो बिजली बिल आते थे, एवरेज जो आता था उससे बहुत ज्यादा बिल आया है, उसकी क्या वजह है? नहीं देखिए, क्या उससे इससे कुछ रिलेटेड है? क्यों अचानक? और लोग खुश हैं जिनके माफ हुए, लेकिन लोगों में गुस्सा भी था कि ये बढ़ के आ रहा है तो हमें राहत तो कहीं से मिल नहीं रही। देखिए, जहां तक ज्यादा बिलों की बात है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपखंड लेवल से लेके माननीय एमडी साहब तक प्रत्येक लेवल पे ग्रीवेंस सेल बनी हुई है। यदि किसी का बिल ज्यादा आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, या तो रॉन्ग बिलिंग है। रॉन्ग बिलिंग है तो उपभोक्ता उपखंड में जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। बिजली प्रबंधन ऐप है, वो उसके थ्रू करा सकता है, मेल कर सकता है, ट्वीट कर सकता है। लेकिन यदि बिल सही है तो उसकी जानकारी उसको उपखंड में जाके मिल जाती है। जहां तक मैं बात करूं ज्यादा बिल, तो ये ज्यादा बिल का कोई इशू नहीं था। मेन बात यह है कि हम सरकार जो है वो सीधे तौर पे रेट नहीं बढ़ाना चाहती, वो फ्यूल सरचार्ज के माध्यम से बढ़ाना चाहती है। 100 यूनिट फ्री की दी गई और अब फ्यूल सरचार्ज माफ किया गया, तो दो तरह से राहत तो है। लेकिन ज्योति जी कुछ कहना चाह रही थी, क्योंकि रामलाल जी ने इस पर भी सवाल उठाए। ज्योति जी, राहत की बात और योजनाएं और घोषणाएं सरकार लेकर आ रही है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि ये कब तक पूरी कर पाएंगे और कहां से करेंगे? क्या इतना खुद के खजाने में है कि सरकार अपने ऊपर ले सके? ये विपक्ष की भी चिंता है।
देखिए श्वेता, मैं यहाँ पे रामलाल जी की बात का भी जवाब देती हूँ और आपकी बात का भी जवाब देती हूँ कि कहाँ से हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। तो ये सवाल तो बीजेपी जो है वो विधानसभा में भी उठाती रही, जब 2 बार 3 बार से पिछली बार हम देख रहे हैं इतना शानदार बजट आ रहा है जब सरकार का, तो बीजेपी यही बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, पैसा ही नहीं है, आप ये केवल घोषणाएं रह जाएगी, इन्हें अमली जामा ही नहीं पहना पाएंगे, इन्हें आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने उन सारी बजट योजनाओं को, बजट घोषणाओं को इम्प्लीमेंट किया और लोगों को राहत दी। तो ये तो सरकार का अच्छा वित्तीय प्रबंधन है जिससे कि वो लगातार ये काम कर पा रही है और कर रही है, क्योंकि सरकार की नीयत बहुत साफ है। सरकार चाहती है लोगों को राहत पहुंचाना। अभी बात आई, रामलाल जी ने कहा कि ये अभी 3 महीने 4 महीने पहले क्यों दिए जा रहे हैं फोन। देखिए श्वेता, इसमें तो मैं यूं कहना चाहूंगी, सरकार ने अपनी फोन बांटने की योजना बहुत पहले शुरू कर दी थी। कई बार कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, कुछ परेशानियां आ जाती हैं, कुछ टेंडर में कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिनकी वजह से ये योजना लेट हुई। लेकिन सरकार की मंशा ये नहीं थी कि वो 3 महीने पहले या 4 महीने पहले ही महिलाओं को मोबाइल देगी। सरकार की मंशा और नीयत बिल्कुल साफ थी, वो बहुत पहले इस योजना का इंप्लीमेंटेशन करना चाहती थी। लेकिन कभी कभी कुछ परेशानियां आती हैं सामने, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी सामने आती है जिसकी वजह से योजना थोड़ी डिले हुई। लेकिन फिर भी चूंकि सरकार की मंशा थी तो उन्होंने उस योजना को छोड़ा नहीं, उस पर काम करना नहीं छोड़ा, बल्कि महिलाओं को राहत देने का काम किया। रामलाल जी, सवाल आपका था, ज्योति जी ने जवाब दिया, लेकिन सवाल अब ये भी है क्योंकि चुनावी साल है और देखिए कोई भी घोषणा होगी, कोई भी योजना सरकार लेकर आएगी या विपक्ष मुद्दे को उठाएगा, हर चीज को चुनाव से जोड़कर ही देखा जाएगा। श्वेता, मैं फिर कहना चाहूंगी, चुनावी साल भी अगर ये है और अगर सरकार जनता को राहत देकर के जनता को चाहती है कि वो कांग्रेस को वोट दे, तो इसमें बुराई भी क्या है। अगर जनता को राहत मिल रही है और जनता सरकार से संतुष्ट है और इसलिए वो सरकार को वोट देगी। लेकिन ज्योति जी, अगर ऐसे राहत पूरे 5 साल मिलती रहती लगातार, एक साथ घोषणा नहीं आती, तो शायद इसे जोड़कर नहीं देखा जाता। इसलिए जोड़ के देखा जाता है कि जब 4 महीने बचे तभी ये भी दे रही है सरकार। श्वेता, मैं यही कहना चाह रही हूँ, लगातार राहत मिल रही है, रोज राहत मिल रही है। रामलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। रामलाल योजना के माध्यम से रामलाल जी अब सवाल ये देखिए, जो योजनाएं जो सरकार लेकर आ रही है, राहत आम जन को मिल रही है, जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, लोग खुश हैं, महिलाएं भी खुश है कि स्मार्टफोन मिलना चाहिए। हालांकि ये शिकायत जरूर है कि थोड़ा देरी से मिला, और पहले हो जाता तो अब तक में तो उसके फायदे भी महिलाओं ने महसूस किए होते कि फोन आने के बाद कितना बेनिफिट मिला है। लेकिन क्या चुनावी साल में गेम चेंजर साबित होंगी ये योजनाएं? रामलाल जी, देखिए श्वेता जी, चैलेंज बीजेपी के लिए रहेगा। साबित नहीं होगी, वो इसलिए नहीं होगी कि मुख्यमंत्री जी ने पहले 2008 से लेकर 13 तक निःशुल्क दवा योजना लेकर आए थे। लोगों को बहुत ज्यादा गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन जनता इनके बहकावे में नहीं आई। जनता ने स्पष्ट बहुमत 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है। आज मैं कहता हूँ श्वेता जी, बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, 5 बजट मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है इस बार, वो कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है, वो तो आपस की लड़ाई में उलझे हुए हैं। इसलिए गेम चेंजर वाली तो कोई बात ही नहीं है, बीजेपी उस भूमिका में ही नहीं है। इस बार कांग्रेस के सरकार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और राहत का जो पूरा लाभ है वो जनता उठा रही है, इसलिए वोट कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। इसलिए ये जितने प्रयास कर ले, जनता इसको विधानसभा की दहलीज के ऊपर कदम नहीं रखने देगी किसी भी कीमत में। चलिए, यानी आप ये कह रहे हैं कि इन योजनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 साल का कार्यकाल जैसा रहा है उस आधार पर जनता बीजेपी को चुनेगी, ये रामलाल जी आप कह रहे हैं, और कॉन्फिडेंस से लेकर बिल्कुल एक अहम बात जरूर यहाँ पर ममता शेखावत जी, देखिए महिलाएं ठीक है, खुश है, अच्छी बात है कि उनके लिए सोचा जा रहा है, लेकिन आज का वक्त ये जब सशक्तिकरण की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की, महिला सशक्त है, चुनाव में भी वोट डालने के लिए भी महिलाओं को अब पहले नहीं होता था, पहले जैसा होता था कि बता दिया जाता परिवार के मुखिया कि इन्हें वोट देना है और महिला उन्हें वोट देकर आ जाती थी। अब तो महिलाएं भी देखती, समझती, पढ़ती हैं कि आखिर कहां क्या हो रहा है, कौन महिलाओं को लेकर सोच रहा है, कौन राज्य की तस्वीर बदल रहा है। तो क्या वाकई में जब इस तरह की योजनाएं सरकार की तरफ से आती है, राहत की बात होती है, तो इसका इंपैक्ट महिलाओं पर पड़ता है और ये वोटिंग में भी अहमियत रखेगा? बिल्कुल रखेगा श्वेता जी। आज शहर में मान लीजिए हर महिला या हर बालिका के पास एक स्मार्टफोन है, पर गांव की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे इंटीरियर एरियाज हैं जहां महिलाओं के पास मोबाइल फोन नहीं है, स्मार्टफोन तो दूर की बात है, एक बेसिक फोन भी शायद नहीं है। तो अगर उन महिलाओं तक ये स्मार्टफोन पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी राइटली एलिजिबल कैंडिडेट्स वही महिलाएं हैं, ना कि शहर में रहने वाली, बिकॉज सिटीज़ में आई थिंक सबके पास स्मार्टफोन होते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में या जो पिछड़े क्षेत्रों में जो महिलाएं रहती हैं या बच्चियां रहती हैं, वो आर एलिजिबल वोटर्स, अगर उन तक स्मार्टफोन पहुंचता है तो आई थिंक वो पूरा जो न्यूज़ है या हमारे देश में या हमारी स्टेट में क्या हो रहा है,
सरकार, रूलिंग पार्टी और विपक्ष दोनों किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या वो जनता का भला कर रहे हैं, क्या मुद्दे उठ रहे हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा देखने का, समझने का। और अगर ये प्लेटफॉर्म उन्हें मिलता है तो आई थिंक वो अपने वोट ज़्यादा बेहतर दे पाएंगी और वो शायद खुद डिसाइड कर पाएंगी, इंस्टेड ऑफ कि घर का कोई मुखिया उन्हें आके बताता है कि अगर उनके पास नॉलेज ही नहीं है, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां से वो जान सकें। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये उनको बड़ी हेल्प करेगा राइट कैंडिडेट्स को वोट करने के लिए। अमित मल्होत्रा जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है और जिस तरह से ये योजनाएं और ये सौगात सरकार ने दी है आमजन को, सवाल ये भी उठता है कि योजनाएं तो बहुत आती हैं लेकिन क्या वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाएंगी, इसमें क्या कोई संशय है? जी निश्चित तौर पे संशय है। मैं आपको लीक से हटके एक बात बताना चाहूंगा जी कि गहलोत साहब ने पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल पेश की कि साहब कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू की। और वित्तीय प्रबंधन की बात कर रहा हूं, इससे लिंक करना चाहूंगा कि माननीय गहलोत साहब की मंशा में कोई दो राय नहीं है कि वो बिल्कुल सही है, चाहे सस्ता स्मार्टफोन देने की बात हो, चाहे यहाँ पे और फ्यूल सरचार्ज माफ करने की बात हो। जब ओपीएस में हमको सभी को कहा कि साहब आपको पैसा जमा नहीं कराना, आपके ऊपर ओपीएस लागू होगी, आज बड़ी मतलब दुख के साथ कहना पड़ता है कि वित्तीय प्रबंधन संभालने वाले जो अधिकारी है वो इसको अमली जामा पहनाने के चक्कर में आज मैं आपको बताऊं 550 करोड़ हम 50,000 कर्मचारियों से वसूलने की तैयारी कर दी। आप देखिए मेडिकल कॉलेज के जितने भी कर्मचारी है वो सड़कों पे है, यूनिवर्सिटी बंद थी, आज बिजली कर्मचारी आंदोलन कर रहा है। क्यों कर रहा है? बात ये नहीं है कि हमको दिया नहीं है, ओपीएस लागू कर दी, लेकिन आला अधिकारी इसको अमली जामा पहनाने में बिल्कुल फेल गए, वित्तीय प्रबंधन में बिल्कुल फेल गए। यानी अभी कह रही कि घोषणा एक तरफ होती है, घोषणा एक तरफ होती है, इम्प्लीमेंट एक तरफ होता है। सफर करते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो पीएफ डिपार्टमेंट है, जहां हमारा 12% पैसा पड़ा हुआ है 550 करोड़, जहां पे प्रोविजन है सीपीएफ एक्ट में कि वो निगम को वापस दे देगा, उसके बावजूद सरकार के वित्त विभाग के आला अधिकारियों ने यह आदेश निकाल दिया कि अगर ओपीएस चाहिए तो ये पैसा कर्मचारी को जमा कराना पड़ेगा। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, माननीय ज्योति जी भी हमारे साथ मौजूद है, माननीय रामलाल जी भी है, पक्ष विपक्ष दोनों से आग्रह करूंगा मैं हाथ जोड़ के कि आज एक एक कर्मचारी को 20-20 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हम फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, कोई कहता है रेवड़ी बांटेंगे, और दूसरी तरफ वही आदमी 20-20 लाख रुपए जमा कराएगा, 600 करोड़ रुपए। ठीक है अमित जी, ये बेहद अहम बात आपने की, लेकिन ज्योति जी जो अमित मल्होत्रा जी कह रहे हैं, ऐसे में तो ये इंसाफ नहीं होगा कि किसी को राहत दी जा रही है तो कोई इन्हीं चीजों से आहत हो रहा है, अगर कर्मचारियों की बात कर ले तो। और क्या वाकई में इन सब चीजों को देखते हुए कि सरकार के लिए भी चैलेंज से एग्जीक्यूट करना, आमजन को राहत मिल सके, ये कोशिश भी है, तो क्या ये गेम चेंजर होगा? महिलाओं को क्या ये गेम चेंजर होगा? एक लाइन में जवाब ज्योति जी। कोई आहत नहीं हो रहा है। हाँ। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल सच्चाई के साथ अपनी विवेक से पूरी जानकारी लेकर के वोट देंगी, और वो जब सरकार ने लाभ दिया है, उनको इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, तो वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगी। ठीक है, और ये बिजली को लेकर जिस तरह से बात अभी अमित मल्होत्रा जी कह रहे हैं, उस पर एक रिएक्शन। ज्योति जी देखिए, बिजली को लेकर के मैं तो ये कहना चाहूंगी, बीजेपी खुद ही बार बार इस बात को उठाती थी कि बिजली के बिल अभी भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 50 यूनिट 100 यूनिट फ्री कर दी, फिर भी लोगों को बिल देना पड़ रहा है। तो सरकार ने तो जनता की सुनी है, और खुद अमित जी ने कहा कि एक तरीके से ये बैकडोर एंट्री थी कि सरकार जो है वो बैकडोर एंट्री के माध्यम से लोगों से इस तरह से फ्यूल चार्ज वसूल करती थी। तो सरकार ने इससे लोगों को राहत दी है, जो 100 यूनिट 200 यूनिट तक की बिजली के बिल जो बिल्कुल फ्री होने थे वो बिल्कुल फ्री हुए हैं, और उससे जनता को निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और देखिए, आम जनता को देने वाला लाभ होता है, सरकार अमित जी हाँ क्या कह रहे हैं होती है। बस एक लाइन में मुझे अपनी बात खत्म करिए अमित जी। जी मैं माननीय ज्योति जी को यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा, यदि आप खुद मानती हैं कि ये बैकडोर एंट्री थी तो सिर्फ एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक की छूट क्यों, चलिए इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं? सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है अपना, लेकिन सबको एक साथ भी तो छूट नहीं दे सकते। अभी डोमेस्टिक में ही आपने ही कहा कि बहुत ज़्यादा बर्डन सरकार के ऊपर भी आ जाएगा। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, स्मार्टफोन योजना यहाँ पर सरकार लेकर आए, फ्यूल सरचार्ज यहाँ पर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए ज़रूर माफ़ किया गया है, राहत तो सरकार दे रही है। अब इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, कितना बर्डन सरकार के ऊपर आएगा, ये एक अलग बात है, लेकिन आम जन के लिहाज से अगर देखा और सोचा जाए तो उन्हें राहत मिल रही है, उनके लिए ज़रूर ये अहम योजनाएं हैं और उसका फायदा आम जन को मिलेगा। लेकिन क्या वाकई में योजनाएं गेम चेंजर साबित होंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव इस साल हैं और उससे जोड़कर भी देखा जाए तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश राहत देने की जरूर कर रही है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट टाइम में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।